अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बल्ले के निशान को बहाल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और आज ही उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई और आज ही पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बल्ले के निशान को बहाल कर दिया है। बैरिस्टर जो अली जफर हैं, उन्होंने दलाइल दिए। दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस बुनियाद पर फैसला किया है और जिस शख्स की दरख्वास्त पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया है, वो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ही नहीं। उस शख्स का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसके बाद आज उन्होंने समाअत की, दलाइल पेश किए और पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ देर पहले ही फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान को बहाल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या रद्द-ए-अमल देता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने ही इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट करते हुए कहा था कि वो फैसला सुनाए, जिस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया था। जिसके बाद आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का दोबारा से रुख किया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी बात कर रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है। इसी तमाम तर मामले पर बात हमारे नुमाइंदे फैजान हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस फैसले के बारे में ज़रा डिटेल्स बताइएगा, क्या दलाइल पेश किए गए और पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला क्या है? जी बिल्कुल, आज जो समाअत हुई है, ये समाअत जो है वो जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल ने की है। इस समाअत के दौरान बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाइल पेश किए। दलाइल पेश करते हुए उन्होंने ये कहा कि 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। उसके बाद जितने भी उनके इंट्रा पार्टी के नताइज थे, तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन में जमा कराने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उस नताइज को जो है वो कलअदम करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन का ये फैसला जो है वो गैर आईनी है। इस पर उन्होंने साथ में ये भी दलाइल में कहा कि 8 लाख से ज़ायद मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जिसकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई, जहांगीर नाम है उसका, वो जो है वो तहरीक इंसाफ का मेंबर भी नहीं है। तो जहांगीर की जानिब से अदालत में जो वकील पेश हुए नवीद अख्तर ने अदालत को बताया कि PTI ने मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात नहीं कराए, जिसके बायस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है। अदालत ने कहा कि जब इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और इस वक्त पे ये बल्ले का निशान वापस लेना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे अगर मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान ले लिया जाए, JUI से किताब का निशान ले लिया जाए, पीपल्स पार्टी से तीर का निशान ले लिया जाए, तो ये इंतखाबात कैसे किए जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे से इस टाइम पे बल्ले का निशान लेना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। इस टाइम पे फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल सनाउल्लाह भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने ये कहना था कि 8 जनवरी तक जो है वो अदालत की छुट्टियां हैं, सर्दी की छुट्टियां हुई हुई हैं अदालत की, लेकिन आप दोनों जो हैं वो अदालत में पेश हो गए हैं। दोनों एडिशनल एडवोकेट जनरल और जहांगीर के जो वकील पेश हुए हैं, तो अदालत ने कहा आप लोग आज ही पेश हो गए हैं तो आज ही ये फैसला जो है, आज ही इस पे तमाम दलाइल सुन के आज ही इस पे फैसला कर लेते हैं, क्योंकि अदालत ने यह भी कहा कि अगर आप लोग पेश ना होते तो ये समाअत जो है हम 8 जनवरी के बाद मुकर्रर कर लेते। तो इस मौके पर अदालत ने कहा कि कब कानून के ये कहाँ पे लिखा है कि अगर पार्टी इंतखाबात कराए और तफसील फराहम कर दी जाए और इलेक्शन कमीशन जो है इसे तस्लीम ना करे। अदालत ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई पार्टी इंतखाबात कराती है और वो इलेक्शन कमीशन को तमाम तफसीलात दे देती है, अगर कोई पार्टी इंतखाबात नहीं भी कराती तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो उसे जुर्माना कर सकती है। उसके तमाम इंतखाबात जो उन्होंने कराए हैं वो कलअदम नहीं करार दे सकती। ठीक है, तो आज तकरीबन 3 घंटे से इस फैसले के हवाले से ले लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ने। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान को बहाल कर दिया है। अब इसके बाद आगे क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे, दोबारा से उन्हें बल्ले का निशान अलॉट किया जाएगा, या फिर इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मानने की मिजाज ही नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन हर कोर्ट का फैसला मानती है और मानना चाहिए।
चाहिए वो एक आईनी अदालत है और आईनी अदालत का फैसला जो है वो बाइंडिंग होता है। तो ये आज तहरीक इंसाफ की जो इस तरह एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि ये पेशावर हाई कोर्ट के सामने केस रखेंगे, तो उन्होंने केस रखा और उनको टेम्परेरी रिलीफ मिल गया है। अब इनके लिए इलेक्शन कैंपेन जो है चलानी आसान हो जाएगी, क्योंकि जब तक अगर इनके पास निशान ना होता तो ये अपने किसी पैनाफ्लेक्स पे या अपने किसी इनके पोस्टर पे या बाकी कोई जो भी प्रिंटिंग के मटेरियल होता है उस पर ये निशान नहीं छाप सकते थे। तो अभी इनको मेरे ख्याल में आज हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। तो कोर्टें जो है वो 2017-18 की तरह एक पार्टी के अगेंस्ट नहीं काम कर रही बल्कि मेरिट पे काम कर रही हैं। तो अभी इनको अनफॉर्चुनेट चीज़ ये होती है कि जब कोई फैसला इनके खिलाफ आता है तो ये कोर्टों को बहुत ज़्यादा जो है अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करते हैं और बदनाम करते हैं कि अदालतें जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं। तो आज तो ये अदालतों का बहुत शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, कहते हैं जी कानून की जो है फतह हुई है, बोल बाला हुआ है। तो अभी इनको चाहिए कि जब इनके हक में फैसला आता है तो वही स्टांस लेकर ही, जब इनके अगेंस्ट आता है तो डेफिनेटली कहते हैं जी ये अदालतें अंडर प्रेशर हैं। तो अदालतें मेरे ख्याल में बड़ी मेरिट पे फैसले दे रही हैं और इनका निशान जो है उन्होंने वापस इनको अभी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जो है टेम्परली सस्पेंड कर दिया है। तो अब छुट्टियों के बाद इनका केस दोबारा लगेगा तो मेरिट पे देखा जाएगा। पर पीटीआई के लिए आज बहुत बड़ा रिलीफ है। अच्छा सर, बताइएगा कि अब चूंकि बल्ले के निशान को बहाल कर दिया गया है, जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था तो बैरिस्टर गौहर साहब थे, कहा जा रहा था कि वो अब चेयरमैन नहीं रहे, तो अब दोबारा से वो चेयरमैन बन चुके हैं, क्या उनकी कानूनी पोजीशन अभी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? ये था मीनिंग देयर बाय जो इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले वाले हालात थे वो वापस यूं के तूं आ गए हैं। अब वो एक्टिंग चेयरमैन भी है और जो अपना बाकी इनका निशान भी वापस है और जो उन्होंने इलेक्शन कराए हैं वो अभी तक जो है हाई कोर्ट के जो आर्डर्स मुअत्तल कर दिया इलेक्शन कमीशन का, तो इसके मुताबिक वो इलेक्शन जो है इनके इंट्रा पार्टी मेंटेन है। तो वह फाइनल डिसीजन आएगा तो फिर पता चलेगा कि ये जो आर्डर दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने ये आगे बहाल रहता है या इसको ख़त्म करते हैं। तो ये छुट्टियों के बाद जब केस लगेगा, लेकिन छुट्टियों के बाद इनको 10-15 दिन के लिए इलेक्शन कैंपेन बाकी किस्म का इनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है, या अपने सारी कैंपेन जो है दूसरी पार्टी की तरह चला सकेंगे। अच्छा सर, जैसा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की कि जब इनके हक में फैसले आ जाते हैं तो ये अदालतों के गुण गाते हैं, लेकिन जब अदालतें इन्हें रिलीफ नहीं दे पाती तो ये अदालतों के खिलाफ बातें भी करते हैं। एक और केस है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म सादिर किया गया था कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो फील्ड मुहैया नहीं की जा रही है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिलेगा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से? नहीं, जब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी है तो इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी आईजीपी को लिखा है कि जहाँ पे इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं उनका नोटिस लें, और उसके बाद मेरे ख्याल में जहाँ पे भी पेपर सबमिट हुए हैं, एक बात तो रिकॉर्ड पे है जो आप भी चेक कर सकती है कि हर एक हल्के से पीटीआई के तकरीबन जो है 5-5, 7-7 बंदों ने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराए हैं। तो इसमें तो अभी कोई वो नहीं है कि इनके किसी बंदे को रोका गया है या कोई ऐसा हल्का रह गया है कि जो पीटीआई का बड़ा स्ट्रांग उम्मीदवार था तो वो नॉमिनेशन पेपर ही नहीं सबमिट कर सकी वो पार्टी। आज भी देखें तो सबसे ज्यादा साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी नईम इब्राहिम, उनका जी आप कंटिन्यू करें। आज भी अगर किसी भी हल्के के जो लिस्ट आई है नॉमिनेशन पेपर की वो उठा के देखें तो पीटीआई के सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने वहां पे कागज दाखिल कराए हैं। तो एक बात तो इन्होंने शोर शराबा वैसे बजा करके अपने आप को ज्यादा एडजस्ट कर लिया और 5-7 बंदे इनके नॉमिनेशन पेपर दाखिल करा चुके हैं। मतलब है अब ये काम थोड़ा होता है ववेला, चूंकि इनका जो डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया है उस पर इनके एक्टिविस्ट जो पहले काम कर रहे थे वो अब भी काम कर रहे हैं, वो किसी जगह से भी काम कर सकते हैं। तो इनका ये है कि एक सोशल मीडिया पे तो इनका आपको पता है ना, फिर ये ठीक है, आप यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोशल मीडिया पे नैरेटिव सेट कर रही है। सर हमारे साथ रहिएगा। फैजान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ चुका है तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का अगला लाहे अमल क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला जब आ गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है आज पूरा दिन कमरे अदालत के अंदर और कमरे अदालत के बाहर मौजूद थे, और इसके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट्स हैं पेशावर के वो भी यहाँ पे आज पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद थे। और जैसे ही ये फ़ैसला आया तो तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा यहाँ पे मौजूद थे और वकला, इन्होंने खूब नारेबाजी भी की। और अदालत ने जब समाअत हो रही थी तो अदालत ने ये भी कहा कि 13 जनवरी को निशानात इलेक्शन कमीशन ने अलॉट करने हैं, तो इस दौरान
दौरान ये फैसला जो है वो कैसे कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि एक पार्टी के इंतखाबी निशान जो है वो वापस ले लिया है, क्योंकि दीगर पार्टियों से अगर इंतखाबी निशान ऐसे वक्त में वापस लिया जाए तो वो किस तरीके से अपने इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। तो इलेक्शन तमाम दलाइल सुनने के बाद तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा आज की ये समाअत रही। सिर्फ 5 मिनट की बीच में ब्रेक हुई थी। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद जो है ये फैसला जारी किया है। जी ठीक है, फैज़ान हुसैन हमारे साथ रहिएगा। जहांगीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। हालांकि उनके हवाले से कहा जाता था कि वो अभी भी ताहयात नाअहल हैं। दूसरी जानिब जो साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके कागजात की जाँच पड़ताल कल होने जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि उनके कागजात भी मंजूर हो जाएंगे? कानूनी पोजीशन साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या है? ये देखें, अब जहाँ तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तल्लुक है तो वो इलेक्शन जो एक्ट है 2017 का, उसकी सेक्शन 232 के अंदर तरमीम करके उसकी जो ड्यूरेशन थी डिसक्वालिफिकेशन की टर्म थी उसको 5 ईयर कर दिया गया है। तो वो तो 5 ईयर पूरी कर चुके हैं, उनमें तो भी कोई डिसक्वालिफिकेशन की एज सच नहीं है, बार नहीं है। तो बाकी तो वो उनके कागजात तो एक्सेप्ट होने ही थे। तो सुप्रीम कोर्ट में अंदर जो 2 जनवरी को केस फिक्स है, उस लिहाज से भी अब केस की बड़ी अहमियत है। तो वो केस अगर रिकग्नाइज कर लेता है, अपने जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर तरमीम हुई है, तो फिर तो सारे मसले जो भी लोग डिस्क्वालीफाई हैं 184(3) के लाइफ, 62(1)F के, वो तमाम इलेक्शन लड़ने के आयल होंगे। उनके कागज़ रिजेक्ट नहीं होने चाहिए जब तक वो जो है फैसला नहीं आता। तो यहाँ तक इमरान खान का तल्लुक है तो उनकी कन्विक्शन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी कन्विक्शन जो है वो सेटिसाइड कर देती है तो फिर मेरे ख्याल में उन पे भी कोई बार नहीं है। लेकिन जब तक उनकी कन्विक्शन सेटिसाइड नहीं होती तो उस वक्त तक वो जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको अबूर नहीं कर सकेंगे, और इलेक्शन के जो नॉमिनेशन पेपर है मुझे नहीं लगता कि उनके एक्सेप्ट हो जाए। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट मीनवाइल उनकी जो तोशा खाना के अंदर कन्विक्शन है, जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभी वो गए हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर उनके लिए भी राह हमवार हो जाएगी। चलें, ठीक है, हमारे साथ माहिर कानून जहांगीर जदून साहब मौजूद थे और कानूनी राय दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे फैज़ान हुसैन ने हमें इस फैसले के हवाले से तमाम तर डिटेल्स बताई। फैज़ान, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा करने वाले उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी है। कौमी और सूबाई असम्बली की खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी है, जबकि जमात इस्लामी और TLP के उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी कल होगी, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को शेड्यूल है। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त पर नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज, अज़मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट और ज़किया शाहनवाज के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हिना रबानी खर के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदों से। लाहौर से हमें सुहेल अब्बास बलोच तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। कराची से अरबाब अली चांडियो हमारे साथ होंगे, जबकि इस्लामाबाद से मोहम्मद अवैस हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगे। आप तीनों नुमाइंदों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का और बात करते हैं सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल, कहिएगा कि आज स्क्रूटनी का दूसरा दिन था, सियासी गहमा गहमी कैसी रही वहाँ पर? के लिए जो है वो आज सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से जो है वो पहला रोज़ था, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके हवाले से जो है उनको बुलाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जहाँ तक जांच पड़ताल का सिलसिला है वो जारी है और 30 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि आज जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हल्के हैं मरहलावार जो है वो आरोज की जानिब से उन्हें बुलाया जा रहा है। उनके कागजात के हवाले से उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो हैं आज उनके भी कागजात जो हैं उनको मुकम्मल करार दिया गया है, और इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के साबिक MP हैं बिलाल यासीन और उनके हमरा वकला थे, जब उन्होंने जमा करवाया तो वही आए थे। आज उनकी जाँच पड़ताल कागजात के हवाले से भी RO ऑफिस पहुंचे और मुकम्मल तौर पर उन्होंने जाँच पड़ताल जो है करवाई और उसके बाद उनके कागजात जो हैं वो मुकम्मल करार दिए गए हैं। लेकिन आरोज की जानिब से फिल वक्त जो है ये कहा जा रहा है कि 30 दिसंबर तक जो है वो वक्त दिया गया है। अगर कोई इतराज़ात आते हैं तो फिर जो है उनको नए सिरे से दोबारा उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और 30 दिसंबर के बाद जो है वो फरिश्ते अवैसा कर दी जाएगी। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा
रहनुमा है और इसमें पीटीआई के रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जिन्होंने जो है वो कौमी और सूबाई हलकों के अंदर जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे। उन तमाम की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है जारी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज्यादातर उम्मीदवार हैं उनमें वकला की तादाद ज्यादा देखने को नजर आ रही है, और अगर कोई उम्मीदवार जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए पहुंचता भी है तो उनके हमरा जो है वो वकला की तादाद भी ज्यादा होती है। और जिनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वकला जो है वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर उनको जो है वो कहा गया है, इशारा दिया गया है कि आप अपने जो कागजात हैं वो जमा करवाएं और जांच पड़ताल उनकी मुकम्मल करवाएं और बाद में जो पार्टी फैसला करेगी उस पर होगी। तो इस तरह से जांच पड़ताल का सिलसिला जो है ये 30 जो है वो दिसंबर तक जारी रहेगा। अभी तक जो है वो लाहौर में एतराज़ात जो है वो किसी भी ऐसे हल्के में नहीं लगाए गए उम्मीदवार पर, खास तौर पर जो कौमी असम्बली के हैं या पीपी के सूबाई असम्बली के हैं, वहाँ पर तमाम उम्मीदवारों को जिनको, क्योंकि सूबाई इलेक्शन कमीशन के अलावा जो आरओज हैं जो बनाए गए हैं मुतलका हल्कों के, वहाँ पर उनको बुलाया जा रहा है, जहाँ एक एक हल्के में 20 से लेकर 70 तक उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। और उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तरीकाकार जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हिदायत आरओ को दी गई थी उसी को देखते हुए उनकी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। इससे कबल जो है वो जो पहुंचते हैं वहां पर वह उनके जो वकला हैं वो भी मामनत कर रहे हैं उम्मीदवारों के। दूसरी जानिब आरओ जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो ट्रेन किया गया था और उनको कुछ हिदायत निकात बताए गए थे और उन्हीं पर जो है वो किया जा रहा है। लेकिन आरओज जितने हैं उनका यही कहना है कि 30 दिसंबर तक जो है वो हम हतमी ये नहीं कह सकते कि किसके मंजूर हुए या रिजेक्ट हुए, लेकिन जिनके कागजात मुकम्मल हो चुके हैं उनका भी जो है वो 30 दिसंबर तक हम जो है उनकी लिस्टें जो हैं वो आवेजा करेंगे। इसके साथ साथ सूबाई इलेक्शन कमीशन तर्जुमान की जानिब से भी कुछ आज जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से खवातीन को या दीगर को बुलाया गया था को ही आएगी। सुहेल अब्बास बलोच साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करते हैं और बात करते हैं अरबाब अली चांडियों से। अरबाब, कहिएगा कि वहां पर सियासी गहमा गहमी आज कैसी रही? दूसरा दिन था स्क्रूटनी का, किस किस के कागजात नामजदगी मंजूर हुए और किन किन के कागजात पर एतराजात लगाए गए, जरा डिटेल में बताइएगा। इसलिए रही कि कल के मुकाबले में दूसरा दिन था और कागजात दूर कराने के हवाले से सैकड़ों की तादाद में जो उम्मीदवार इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में सूबाई, कौमी असेंबली, मखसूस अक़लियती नशस्तों पर मौजूद है, उनके कागजात नामजदगी धड़ाधड़ मंजूर होते जा रहे हैं। सिर्फ एक कागजात नामजदगी जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, यानी हलीम आदिल शेख जो कि तहरीक इंसाफ सिंध के सदर है, उनके कागजात वो वापस कर दिए यानी मुस्तरद कर दिए गए और उनका ये कहना था कि वो इस मामले को अदालत में चैलेंज करेंगे। जबकि अगर मजमूई जायजा लिया जाए पूरे सूबे में तो बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके मुखालिफ जो है राशिद सुमरो, दोनों के फार्म बहाल हो गए। इस तरह एमक्यूएम के साबिक सूबाई वफाकी वजीर अमीन अलग का फार्म बहाल हो गए। लियारी में 2018 के इंतखाब में बिलावल भुट्टो को बाजार शिकस्त देने वाली तरह जो यहाँ पर पहले जीडी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में मेहताब की सूबाई सेक्रेटरी सकाफत और इतलात भी रह चुकी है, उनके फार्म बहाल हो गए हैं। और मुख्तलिफ हलकों में जहां नून लीग के रहनुमा कादर बख्श कलमती है जिनका ताल्लुक मलीर से, उनके फार्म बहाल हो गए। और दिलचस्प बात यह है कि एक एनए का हल्का है जहां पर मलीर का, जहां डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने भी फार्म वहां पर दाखिल करवाए थे, वो भी मंजूर हो गए। तो ऐसा कराची में अभी तक फार्म मंजूर करने का सिलसिला जारी है और एक ही फार्म पर हुआ जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया, वो था तहरीक इंसाफ का। जबकि दूसरी जानिब यह है कि जो मुख्तलिफ रहनुमा है उनकी भी तोड़ जोड़ जारी है। एक बड़ी ठीक है, सियासी गहमा गहमी कराची में जारी है। अरबाब चांडियों साथ रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। अवैस, कहिएगा कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, कौन कौन वहां पर पहुंचा, किस किस के कागजात की जांच पड़ताल हुई आज?
जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद के 3 हल्का NA 46, 47 और 48, क्योंकि अब जांच पड़ताल के जो कागजात की जांच पड़ताल का अमल जो है, स्क्रूटनी का अमल जो है वो आज से शुरू हुआ। DRO ऑफिस की जानिब से जो NA 46 है उसमें आज 11 उम्मीदवारों को तलब किया गया था। उन 11 के 11 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी थे उनकी जाँच पड़ताल की गई और उनमें जमात इस्लामी के मियाँ असलम थे, जो कि खुद आज RO ऑफिस के सामने RO के सामने पेश हुए और तमाम तार एतराज़ात जो थे वो दूर कर दिए गए हैं। इस हवाले से NA 46 से 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो थी उनकी जांच पड़ताल का अमल था मुकम्मल कर लिया गया। इसके अलावा NA 47 से कल के लिए RO की जानिब से 26 उम्मीदवार जो हैं उनको तलब किया गया है, क्योंकि 3 इस्लामाबाद के हलकों में कुल जो उम्मीदवार हैं वो 208 उम्मीदवार हैं, जबकि NA 48 की अगर बात करें तो NA 48 से आज कुल 13 उम्मीदवार जो हैं वो RO ऑफिस पेश हुए और जहां पर उनके कागजात की जांच पड़ताल की गई और मुकम्मल कर ली गई। ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा कि किसके कागजात मंजूर हुए या किसको मुस्तरद किया गया, क्योंकि अभी हतमी लिस्ट जो है वो आना बाकी है, क्योंकि 30 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारक फजल चौधरी, इसके अलावा अंजम अकील खान समेत जो रहनुमा थे उन्होंने जो कागजात नामजदगी थे जमा करा रखे थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो राजा इमरान अशरफ को कल तलब किया गया। इसके अलावा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का NA 46 से जो हैं वकला की तादाद जो देखने में आ रही है कि वकला जो हैं वो उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जिसमें शुएब शाहीन हैं, इसके अलावा सरदार मसरूफ़ खान हैं, उनके कागजात नामजदगी जो थे वो तो जमा कर लिए गए थे, लेकिन अब कल के दिन RO ऑफिस की जानिब से उनको तलब किया गया। कल जांच पड़ताल की जाएगी। आज जो उम्मीदवार जो है यहाँ पर पेश हुए उनके साथ उनकी लीगल टीम भी हमरा थी, जो भी एतराज़ात थे वो दूर कर दिए गए। लेकिन RO ऑफिस की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि कागजात की मंजूरी या मुस्तरद करने के हवाले से हतमी फ्रिज जो है वो अवेजा की जाएगी और 30 दिसंबर शाम 4 साढ़े 4 बजे तक जो है RO ऑफिस जो है तमाम तार उम्मीदवार जो हैं वो पेश हो सकते हैं, उन्हें तलब किया जाएगा। अगर उन पर कोई एतराज़ात लगते हैं तो उसके बाद से फिर उन्हें तलब किया जाएगा और उनके एतराज़ात जो हैं वो उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वो आकर दूर करें। कुल इस्लामाबाद के 3 हल्के NA 46, NA 47 और NA 48 में से 208 उम्मीदवार हैं जिनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। बड़ी जमातों का बात करें तो यहाँ पर मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जबकि एक हल्के में जो कि तगड़ा मुकाबला नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में होने जा रहा है। मोहम्मद उवैस साथ रहिएगा। अरबाब अली चांडियों में आपकी तरफ आऊंगी। कराची से नून लीग के रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी ने आज मीडिया से बात की और बात करते हुए कहा कि नून लीग को कराची में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है। किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड की वो बात कर रहे थे? उनका ये कहना था कि शायद जो निगरान हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नहीं कर रही जिस तरह मुखालफिन को कर रही है, और दूसरी बात ये कि उनको ये शिकायत भी रही है हल्का बंदियों की, और तीसरी बात ये कि उनको सूबाई इलेक्शन से भी शिकायत है। इसी लिहाज से जो है खीलदास कोहिस्तानी जो है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब उनके लिए अच्छी खबर ये है कि वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आना चाहिए कि जो वो रुकने असेंबली जो कि कैप्टन जमील रहे हैं वो अब छोड़ के नून लीग में आए हैं, और दूसरी जानिब को जो है वो अरबाब अली चांडियों की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सोहेल अब्बास बलोच में आपकी तरफ आऊंगी। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास था आज भी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उस इजलास में शरीक थे, क़यादत की उस इजलास की। अब बताइएगा कि आज उन्होंने किन किन के इंटरव्यूज लिए? जी बिल्कुल जन्नत, मुस्लिम लीग नून का जो है वो 2 दिसंबर से शुरू होने वाला जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है वो आज भी 16वां इजलास था, और इस इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इजलास जो रह गए थे, जिसमें कौमी असम्बली की 27 और सूबाई असम्बली जो है खैबर पख्तूनख्वा की वहाँ के 65 जो उम्मीदवार थे उनके इंटरव्यूज़ के लिए उनको बुलाया गया था, और पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से उनके जो है इंटरव्यूज़ जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में जो है वो ख़ास तौर पर ये एक तो जितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, कागजात जो पार्टी टिकट के लिए, और इसके साथ
साथ साथ जिनको जो डिवीजनल जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया गया था, उन तमाम को बुलाया गया और उनके जो है 1 by 1 जो है उनसे मुलाकातें भी की गई और उनसे उनके हल्के की वाबस्तगी और पार्टी से वाबस्तगी के बारे में जो है वो सवालात किए गए, जिस पर ये इंटरव्यूज का सिलसिला तो मुकम्मल होता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक जो है वो टिकटों की जो अनाउंसमेंट है इसको जो है वो हतमी शक्ल नहीं दे सकी और इसमें अभी तक लाहौर डिवीजन जो है वो रहता है, जबकि इस्लामाबाद की जो कौमी असम्बली की 3 हल्के हैं वहां से भी उम्मीदवारों को जो है वो कल इम्कान है कि बुलाया जाएगा और उसके बाद ये पार्लिमानी बोर्ड का जो इजलास है इसको मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद फिर क्योंकि ऑलरेडी जो पार्टी सदर है मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई तमाम उम्मीदवारों के कि आप अपने कागजात जो हैं वो जमा करवाएं। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी मशरूत शर्त रखी गई कि जो भी कागजात जमा करवा रहा है वो अपने जो इस डिवीज़न के इजला के सदर हैं उनके जो है वो बयान हल्फिया देंगे कि जब पार्टी कहेगी, जिस उम्मीदवार को कहेगी कि वो अपने कागजात इलेक्शन कमीशन से वापस लें तो उनको लेना होगा। ये इस तरह से तरीकाकार था और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि तमाम उम्मीदवार इसी तरह से आप लाहौर के हल्के देखें तो वहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के जो 2-2 है, 3-3 लोग भी एक ही हल्के में जो है कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। जैसे NA 121 है जिसमें शेख रोयल असगर है और सरदार अयाज सादिक है, दोनों मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो मरकजी रहनुमाओं में शामिल होते हैं। इसके अलावा भी दीगर जो हल्के हैं वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून के जैसे NA 130 है वहाँ से जो बिलाल यासीन है उन्होंने भी करवा रखे हैं। वहीद आलम जो हैं जो साबिक MNA बने थे उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने भी जमा करवा रखे। तो इस तरह से ये 3 उम्मीदवार एक ही हल्के में मुस्लिम लीग नून के। इसके अलावा हम अगर 14 हल्कों की बात करें तो वहां पर भी यही सूरत हाल है। लेकिन पार्लिमानी बोर्ड के अंदर खास तौर पर बहुत सारे ऐसे जो नून लीग है वो इंटरव्यूज कर रही है और जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी लिस्ट जारी कर दी जाएगी 30 दिसंबर के और उसके बाद हम देखेंगे कि बाकायदा तौर पर तमाम सियासी जमातें मैदान में नजर आएंगी और इंतखाबी कैंपेन भी करेंगी। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर से सोहेल अब्बास बलोच, कराची से अरबाब चांडियो और इस्लामाबाद से मोहम्मद ओवैस हमें तमाम हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में जिला नारोवाल की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों NA 75 और 76 पर इंतखाबात होंगे। NA 76 नारोवाल 2 की बात की जाए तो इस हल्के में पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तों PP 57-4 और PP 58-5 में इंतखाबात हो रहे हैं। जिला नारोवाल की इस वक्त कुल आबादी 19,50,854 नफूस पर मुश्तमिल है। कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,27,438 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 6,66,677 और खवातीन वोटर्स की तादाद 5,60,761 है। जिला नारोवाल के अहम इलाकों में नारोवाल, शकरगढ़, जफरवाल, कोट नैना, कंजरोड़, बड़ा भाई, मसरूर, कला अहमदाबाद, बदोबली, नूरकोट, नूनार शामिल है, जबकि अहम बरादरियों में गुज्जर, जट, राजपूत, अराई, अंसारी, मुगल और बट शामिल हैं। नारोवाल की सियासी शख्सियात की बात करें तो चौधरी मोहम्मद सरवर ऑफ रोपोचक, अनवर अजीज दानियाल अजीज ऑफ शकरगढ़, एहसन इकबाल नारोवाल, ख्वाजा मोहम्मद वसीम बट नारोवाल, चौधरी सजाद महेश ऑफ महेश बूबेवाली, मशहूर गुलकार अबरालुल हक नारोवाल, मोहम्मद सरवर बसरा ऑफ नारोवाल। आइंदा आम इंतखाबात में अवाम की पसंदीदा जमात कौन सी है और मसाइल के सर्वे के बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमायूं, जिन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त हम हल्का NA 76 नारोवाल में मौजूद हैं। इस हल्के का 2018 में नंबर 78 था। 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल तकरीबन 70,000 वोटों की लीड से कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर PTI के उम्मीदवार इब्रारुल हक और तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार थे। 2024 के इलेक्शन की आमद है। हम अवाम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो आने वाले इलेक्शन में वोट किसको देंगे और क्या 2018 के इलेक्शन में जिनको उन्होंने मुंतखब किया था उन्होंने अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई अमली कोशिश की। आइए अवाम के पास चलते हैं। 2024 में वोट देने की ख्वाहिश है। अच्छा आदमी है, कोई करप्ट आदमी नहीं है, ईमानदार आदमी है, इस वजह से जो है ना हम उसको पसंद करते हैं। आप जी किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह जी PTI को देंगे जी वोट। 2018 में किसको वोट दिया? PTI को दिया था।
पीटीआई ने क्या 3.5 साल अपने हुकूमत में किया है? सर उसने चोरी नहीं की कम से कम। ये सारे के सारे जितने भी हैं ना, सारे चोर उचक्के हैं। अभी हम शेर को वोट देंगे। चोर तो है, उन्होंने चोर चोर करके चोर पक्का कर दिया, लेकिन चोर नहीं निकला। मेट्रो नहीं बनी 8 साल में पेशावर की, और जिन 4 साल टक्की रखी। ये बेहतर रोड बना, यूनिवर्सिटी बनी है, स्टेडियम बने हैं, 3 यूनिवर्सिटियां ने नारोवाल में। कॉलेज इतने कॉलेज हैं कि सोच भी नहीं सकता। 13 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, 18 ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਸੀ, 24 ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਜਾਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ ਵੋਟ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਚ। 70 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੁਲਕ ਕਿਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ? ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਖਾਤਿਨਾ ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੁੱਟ ਜਾਣ ਖਾ ਜਾਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਲਣੀ ਆਪਣੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ देने ਕਿਸੇ ने ਸਾਨੂੰ। एहसन इकबाल साहब ने 2018 से अभी तक जो है वो क्या दारोवाल के लिए कुछ किया है? ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ। यूनिवर्सिटियां बनाइया उन्होंने, रोड उन्हें बनाया, नारोवाल उन्हें सवालिया। जितनी भी जमातें हैं, नून लीग है, पीटीआई है, और जितनी भी साबका हुकूमतें हैं, सब ने आवाम को मायूस किया है। आने वाले इलेक्शन में अवामी खादिम बन के इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो भरपूर अपना आवाम के लिए ऐसे कवानीन बनाएगी जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे। अगर जमीयत उलमा इस्लाम यहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती तो फिर किसको सपोर्ट करेंगे? जमीयत उलमा इस्लाम अगर अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती तो फिर इंशाअल्लाह नून लीग को करेंगे। 2018 के इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट किया था, और अभी 2024 को इलेक्शन दोबारा हो रहा है, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं जी मियां नवाज शरीफ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। अब इनको वोट क्यों देंगे? ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਆਮ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਗੋਡੇ ਕੱਪੜੇ ਟੋਂਗ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟੈਲਾਂ ਸ਼ੈਲਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ पाकिस्तान ਦਾ। 18 को भी नून लीग को मैं किया था सपोर्ट, और अभी भी नून लीग को करें। सड़कें बनाई हैं, कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, स्टेडियम बनाया है। अभी भी बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम किया हसन इकबाल ने। हसन को भी वोट देंगे इंशाल्लाह। हमने NA 76 के हलका में आवाम से राय जानने की कोशिश की कि वो इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को हो रहे हैं किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आपने देखा कि आवाम का मिला जुला रद्द अमल है। 8 फरवरी को फैसला होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो कामयाब होती है। तो मोहम्मद हुमायूं की खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। वहाँ की आवाम का यही कहना है कि सियासतदान इलेक्शन से पहले आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा हल्के में नहीं आते हैं। तो इसलिए वो इस दफ़ा सोच समझकर फैसला करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पंजाब के ज़िले शेखुपुरा की। 5 तहसीलें मुरीद के, चरकपुर, फिरोजवाला, सफदराबाद और शेखुपुरा की। शेखुपुरा में आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हलकों NA 113, NA 114, NA 115 और NA 116 पर आम इंतखाबात होंगे। आम तौर पर शेखुपुरा में पंजाबी और उर्दू ज़बान बोली जाती है, जबकि शेखुपुरा का कुल रकबा 5,960 मुरब्बा किलोमीटर है और शेखुपुरा की आबादी हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक 40,49,418 नफूस पर मुश्तमिल है। NA 115 शेखुपुरा से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक सूबाई वजीर खुरम शहजाद विर्क के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। नई हल्का बंदियों के बाद NA 115 मुरीद के, नारंग मंडी और NA 116 चरकपुर शरीफ में तब्दील हुआ है। इसी तरह जिला शेखुपुरा के पंजाब असम्बली के 9 हलकों के नंबर अब 135 और 41 के बजाय 136 का 144 हो गए हैं। तो वहाँ की आवाम किस जमात को सपोर्ट कर रही है, बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद मेराज ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। मौजूद हैं कौमी असम्बली के हल्का NA 115 में, जिसका नंबर 2018 के इंतखाबात में 121 था, और इस हल्का से मुस्लिम नून के मियां मोहम्मद जावेद लतीफ़ 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब करार पाए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद सईद वर्क दूसरे नंबर पर है। इस हल्का के नीचे सूबाई असम्बली के 5 हल्के आते हैं। अब इस हल्का की आवाम क्या सोच रखती है और आइंदा इंतखाबात में वो किस पार्टी को वोट देंगे
आइए आवाम से जानते हैं। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कौन सी पार्टी को आप वोट देना वा सारे ही चोर ने साढ़े वास्ते, सानू किसी भी कुछ नहीं गा देना। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। आप किसी से मुतमईन नहीं है? किसी भी ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਭਦੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਤਮਿਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ। कोई लीडर सामने आ नहीं रहा, लीडर जो है ना नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं, नहीं कोई लीडरशिप करने पे कोई लीडरशिप नहीं है। नहीं, सामने आए, बात करे, बताए, प्रोग्राम दे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो फिर आदमी कन्विंस होता है, ऐसे तो नहीं होता। कौन सी पार्टी को वोट करेंगे आप? शेर को वोट करेंगे जी, इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से आनी भी उसकी हुकूमत है। अच्छा, आनी भी उसी की हुकूमत है जी। आपको ये पहले पता उसकी हुकूमत? इंशाल्लाह अच्छे काम किए, मुल्क के साथ चलता है और चलता रहेगा। हम चाहते हैं यही आए। किस पार्टी को वोट देंगे? सिर्फ खान, बाकी सिर्फ सब बाकी सब चोर है। हमारे दिल की धड़कन है, हम इंशाल्लाह उसको वोट देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। कौन सी पार्टी को वोट करेंगे? हम नून लीग को वोट देंगे। आपको नून लीग की कौन सी अदा पसंद है? नून लीग की हमें सारी अदा पसंद है। ये काम शाम, ये मियाँ जो लतीफ़ साहब ने ये सड़कें वगैरह बनाई हैं, इससे पहले कोई चीज़ नहीं थी इधर बनी हुई। कौन सी पार्टी को वोट करेंगे आप? पीटीआई। क्यों पीटीआई को वोट करेंगे? क्या कौन सी आपको पीटीआई का काम पसंद है कि जो आप वोट करेंगे? सब नेक नीति और अच्छे काम वगैरह उनके। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया है। बेशक ले लिया, लेकिन हमारा लीडर जो नेक नीति है, खड़ा बंदा है, सच्चा आदमी है, इसलिए पीटीआई को इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। आम इंतखाबात में कौन सी पार्टी को वोट करेंगे? हम लोग तो फिलहाल जो सा है देख रहे हैं कि नून लीग ही बेटर है, तो मैं भी नून लीग को ही वोट किया जाए, क्योंकि मियाँ जवेल लतीफ़ ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम करवाए हैं, उन्हीं का ही हल्का है और मैं भी उन्हीं को ही इंशाल्लाह अक्सरियत होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। इनके मंशूर से पता चलेगा कि इनके मंशूर क्या है, क्या ये करना चाहते हैं, कि ये मुल्क को लूटने ही आते हैं। अभी तो हम यही देख रहे हैं कि मुल्क को लूट के साइड पे हो जाते हैं। नून लीग ने फिर भी कुछ काम किया है, बाकी तो कुछ नज़र नहीं आया। अभी तो जो सूरत हाल है, बेयकीनी की सूरत हाल है, ना तो पता चल रहा है इंतखाबात की डेट जो अगर अनाउंस की गई है, तो अभी तक तो इंतखाबात का माहौल ही नहीं बना रहे हैं। लोग खौफज़दा हैं अभी जब तक लोगों को इंतखाबात के लिए वो प्ले ग्राउंड नहीं दी जाएगी, लोग कैसे आपको बताएंगे कि किसको वोट डालेंगे? कौन सी जमात को वोट करेंगे? पीटीआई को। क्यों पीटीआई को वोट करेंगे आप? क्योंकि साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, उन्हें हम लाइक करते हैं, उनकी पार्टी को भी लाइक करते हैं। साहब एक अच्छे लीडर हैं, बाकी तो साहब जो है ना चोर हैं, लटेरे हैं, उनको हम भाई पीटीआई वालों के पास तो बल्ले का निशान ही रहा, तो फिर आप वोट कहाँ करेंगे? वो इंशाल्लाह खान साहब आएंगे, पीटीआई का निशान भी आएगा बल्ला, इंशाल्लाह खान साहब जरूर आएंगे वोट हम खान साहब को देंगे, वरना किसी को भी नहीं देंगे। कौन सी है और किसको वोट देने जा? शेर को वोट देंगे। शेर को वोट देंगे, शुरू से ही शेर को दे रहे हैं, अभी भी शेर को ही देंगे। आइंदा इंतखाबात में आप कौन सी पार्टी को वोट देंगे? मैं इंशाल्लाह पीटीआई को वोट दूंगा जी। वो एक ईमानदार शख्स है, अल्लाह ताला उसको लंबी उम्र दे और वो जेल से इंशाल्लाह अच्छे तरीके से रिहा होके बाहर आएगा, और वोट उसकी इमानत है, आज भी कल भी वो जिसको भी बोलेगा उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। हल्का N115 की आवाम की राय आपने सुन ली। इस हल्का से मुस्लिम नून 3 मरतबा कामयाब हुई, और तीनों मरतबा ये कामयाबी मुस्लिम नून के मियाँ जावेद लतीफ़ के हिस्से में आई। क्या आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम नून के उम्मीदवार मियाँ जावेद लतीफ़ अपनी कामयाबी का तसलसल बरकरार रख पाएंगे? देखते हैं इंतखाबात में क्या इसका नतीजा निकलता है। जी तो NA 115 की आवाम की राय आपने जानी। कुछ लोगों का कहना था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, तो कुछ लोगों ने अपना वोट नून लीग के पलड़े में डाला। अब देखना यह है कि इलेक्शन वाले दिन किसका पलड़ा भारी होता है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कराची से खबर देते हैं कि कराची के इलाके सदर की मोबाइल मार्केट में गुज़श्ता शब लगने वाली आग ने 100 से ज़ायद दुकानों को जलाकर खाक कर दिया। आग लगने के अफसोसनाक वाक़े में दर्जनों खानदानों का रोजगार खत्म होकर रह गया है। कराची में आग लगने का ये वाक़या नया नहीं है, जबकि इसके बावजूद मार्केटों और प्लाजों में किसी किस्म के कोई हिफाजती इंतजामात नहीं किए जाते हैं। वाक़े में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकिस्तान हो गया।
आग लगने के बाद लूट मार अलग से शुरू हो जाती है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची शुएब बरनी साहब मौजूद हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद साहब ने, जो कि डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू सिंध हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुएब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कहिएगा कि ये कराची में कोई पहला वाकया नहीं है और अब तो चंद रोज गुजरते हैं तो कोई ना कोई वाकया इस तरह का पेश आ जाता है, वजूहात क्या है इसकी? आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे दिसंबर का महीना है, इस महीने में सर्दी का थोड़ा मौसम है तो आग की शिद्दत के वाकयात भी ज़्यादा पेश आ रहे हैं। अमूमन होता ये है कि लोग आग जलाते हैं हाथ सेकने के लिए, रात की सर्दी से बचने के लिए, और वो आग वहाँ से फैल के इमारतों में चली जाती है या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होते हैं। अब जबकि इस आग पे काबू पा लिया गया है, जो रात गए कराची के इलाके सदर में बिजनेस सेंटर में लगी थी, 4 मार्केटें इससे मुतासिर हुई। वहाँ पे करोड़ों रुपए मालियत का माल, जो मोबाइल मार्केट में रखा हुआ सामान था, वो जलकर खाकस्तर हो गया। लेकिन अब आग तो बुझा दी गई है। इसके बाद के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी वर्जन जारी कर दिया गया है कि यह आग लगने का वाकया इमारत का अंदरूनी मामला था, इसमें के इलेक्ट्रिक का कोई कसूर नहीं है। लेकिन अमूमन इस किस्म के जो वाकयात हो रहे हैं, पे दर पे कराची में आग लगने के इस महीने 5 बड़े वाकयात हो चुके हैं, जिनमें जानी नुकसानात भी हो रहे हैं, जिनमें माली नुकसानात भी हो रहे हैं। जैसे आरजे मॉल में आग लगी तो 11 अफराद की जान गई, अजीजाबाद आयशा मंजिल पे आग लगी तो 5 अफराद की जान गई। इस तरह से वाकयात पेश आ रहे हैं। सदर में आग लग रही है, शहर फैसल पे आग लग रही है, और कराची के तमाम तिजारती हब्स जो हैं, जो सनतकारी के लिए इदारे समझे जाते हैं, वहाँ पे आतिशज़दगी के वाकयात होते हैं। और हर जगह यही देखने में आ रहा है कि सेफ्टी एंड फायर मेजरमेंट स्टेप्स नहीं होते, किसी भी इमारत में हंगामी तौर पे निकलने के रास्ते नहीं होते। आग लग जाए तो आग बुझाने का जो आला-ए-कार निज़ाम होना चाहिए इमारत के अंदर, वो मौजूद नहीं होता। इसके अलावा फायर एंड सेफ्टी ड्रिल्स नहीं होती। किसी भी इमारत में आग लग जाए तो लोगों को नहीं पता कि किस तरह से महफूज तरीकों से बाहर निकला जाए, किस तरह से अपनी जान बचाई जाए। इसका खमियाजा कराची वालों को भुगतना पड़ रहा है। और रात गए भी आप देखें, जरा सी आग थी, वो फैलते फैलते निगरान हुकूमत ने क्या इस हवाले से किसी किस्म की कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की? देखिए, निगरान हुकूमत बिल्कुल पॉलिसी बना सकती है, लेकिन इसमें मार्केट के ऑनर्स को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मार्केट में काम करने वाले दुकानदारों को भी मुजाहरा करना होगा। किसी भी मार्केट में जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स हैं, वो दुकानदार अपने भी रख सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी को जो आग बुझाने वाली जो बॉल्स आती हैं वो रख सकते हैं, वो भी नहीं होती। इसके बाद अगर जो इमारत में फायर एंड सेफ्टी का निज़ाम होता है तो वो काम नहीं कर रहा होता, उनमें पानी नहीं आ रहा होता, उनके पाइपलाइन सही नहीं होती। हुकूमत का भी काम है, बिल्कुल हुकूमत जवाबदेह है, लेकिन हुकूमत के साथ साथ शहरियों को भी, मार्केट ऑनर्स को भी करना पड़ेगा। जहां वो यूनियन के चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, वहां पे सबको मिल बैठना होगा और इस मसले का हल निकालना होगा। शुएब बरनी साहब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर आबिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कहिएगा कि कहीं भी जब आग लगती है तो एक शिकायत जरूर की जाती है कि रेस्क्यू टीमें बर वक्त नहीं पहुंचती। सर, इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह कराची की ट्रैफिक है? बहुत शुक्रिया जी, पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। जहाँ तक देर का मामला है, मेरे ख्याल से मैं अगर अपनी सिर्फ रेस्क्यू 1112 की बात करूं कि क्योंकि हमारे पास पूरा सिस्टम डिजिटाइज है और जितने बजे हमारे पास कॉल रिसीव होती है उसका इंफॉर्मेशन, और उसके बाद गाड़ियां कब रवाना होती है, कब पहुंचती हैं, तो हमारे पास पूरा इसका इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि ट्रैकर्स लगे हुए हैं गाड़ी में। डिपेंड करता है कि हमें कॉल कितने बजे रिसीव हुई, क्योंकि मैं बाकी प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ। हमारे पास 2 बड़े मीडियम्स हैं। एक तो हमारे पास कॉल रिसीव हो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल में, और दूसरा हमारे पास एक मीडियम होता है न्यूज़ चैनल्स का, अगर उस पर कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, या फिर हमारी अगर कोई करीबी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम से उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है। इन तीनों सूरतों में हमारी टीम का जो दौरानिया है यहाँ से हेडक्वार्टर से या स्टेशन से निकलने का, वो एटलीस्ट 1 से 2 मिनट का है। 1 से 2 मिनट में टीम से रवाना हो जाती है। अच्छा, जब अगर आप ओवरऑल बात करें, जहाँ पर आप आरजे मॉल की बात करें तो मेरी 14 मिनट में वहाँ पर टीम रेस्पॉन्ड किया था। अर्शी मॉल की भी अगर आप देखें तो रेस्क्यू 1112 की टीम जो थी, उन्होंने तकरीबन कोई 17 मिनट में वहाँ पर रेस्पॉन्स दिया था। कल अगर आप सदर मार्केट देखें जहाँ पर आग लगी, ये भी कोई 5:28 पे सुबह हमें कॉल रिसीव हुई थी, और हमारी जो पहली टीम थी वो तकरीबन कोई 5:42 पे वहाँ पर। तो अब देखें, जहाँ तक रेस्पॉन्स टाइम है वो तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके रिपोर्टर ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जिम्मेदारी सबके ऊपर आयद होती है कि हम अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स कितने ज्यादा स्ट्रांगली ले रहे हैं।
तो सर आपको क्या लगता है कि निगरान हुकूमत को इस हवाले से क्या पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात को रोका जा सके? अभी रिसेंटली आपने देखा कि जो आग के वाकयात हुए और फ्रीक्वेंटली वाकयात हो रहे थे, उसमें ऑडिट की टीम्स बनी और उन्होंने अपनी हर बिल्डिंग का इस वक्त ऑडिट स्टार्ट हो गया, उसकी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं। और आप देखें कि मैक्सिमम जो हमारी बिल्डिंग्स हैं कराची की, वहाँ पर मोस्टली फायर के इक्विपमेंट्स नहीं हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आपके रिपोर्टर ने वहाँ पर बताई। तो ये वो सारी चीज़ें जिस पे हमें ऑलरेडी है और फोकस कर रहे हैं। इसमें क्योंकि जब बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, जब बिल्डिंग की परमिशंस आती हैं, ये वहाँ पर मामला तय हो जाना चाहिए कि वहाँ पर जो एक एग्जिट है प्रॉपर्ली, वो वहाँ पर है या नहीं है, वहाँ पर फायर सेफ्टी का पूरा निज़ाम है या नहीं है। अगर है तो उसकी मेंटेनेंस और उसके बाद फिर इनकी अप्रूवल सारी होनी चाहिए, जो इस वक्त लेकिंग है, जिस पे अभी ऑलरेडी काम हो रहा है। होपफुली इस पे बहुत जल्दी आप देखेंगे गवर्नमेंट का इस पे जो है वो एक रद्द-ए-अमल भी आएगा। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखें रेस्क्यू, मैं सिर्फ अपनी रेस्क्यू की बात करूंगा तो हमारा जो फोकस यही होता है कि अगर हमारे पास कोई कॉल रिसीव हो इस तरह की, तो हम टाइमली अपना रेस्पॉन्स देकर और वहाँ से, क्योंकि मेजर फोकस होता है लोगों की जान बचाए और माली नुकसान कम से कम हो। बिल्कुल, लेकिन ये तब मुमकिन हो सकता है हमारे पास टाइमली इन्फॉर्मेशन। बर्नी हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर आबिद साहब मौजूद। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दिन भर से इतना ही, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज।